नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार सुषमा मुनेन्द्र जी की कहानी पेइंग गेस्ट। तो आइए सुनते हैं कहानी। उधर दया ने छत वाला कमरा छोड़ा, इधर सुधा ने राहत की सांस ली। अब लड़कियों को पेइंग गेस्ट नहीं बनाएगी। दया जैसी लड़कियों को कतई नहीं। गजब की लड़की थी। मॉडलिंग के व्यवसाय से मेल खाता खिलंदड़ा स्वभाव, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलते युवक मित्र, ताक झांक करते मोहल्ले के लड़के, लेट नाइट पार्टीज, हाय बाय। सुधा दया को सचेत करती। दया, ये कौन लड़के लड़कियां तुम्हारे पास आते रहते हैं, देर रात तक हल्ला करते हैं। जानती हो मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? माय फुट। दीदी, कौन क्या कहता है ये जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है, पर मेरी रुचि यह जानने में है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। दीदी, मैं अच्छे बुरे का टेंशन नहीं लेती। मुझे अपना काम साधना होता है। मेरा काम ही ऐसा है कि मैं छुई मुई बनकर नहीं बैठ सकती। पर अकेली लड़की को सोच समझकर चलना होता है। लोगों की बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको असुविधा हो तो मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। सुधा ने नहीं चाहा था कि दया चली जाए। इन 3 वर्षों में सुधा दया से स्नेह करने लगी थी और उसके कुशल क्षेम का ध्यान रखना अपना दायित्व तो समझती थी। दया के चले जाने से घर शांत हो गया। ऊपर शोर होता था तो किसी के आसपास होने का बोध होता था। शोर से असुविधा थी, पर यही शोर आदत में शुमार भी हो गया था। पति के निधन के बाद सुधा को उसी फैक्ट्री में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाने से आर्थिक संकट न था, पर सहारे के बोध के लिए वह चाहती थी कि छत वाला कमरा भरा रहे। दया के चले जाने के बाद अब घर में केवल 35 वर्षीय सुधा और उसकी 11 वर्षीय पुत्री निधि ही बच गए। छत और दीवारें शायद बहुत दिनों तक अकेली नहीं रहती। छत वाला कमरा 6 माह की रिक्ति झेलकर आबाद हो गया। सुधा के बॉस ने आत्माराम की चर्चा की। सुधा जी, आप पेइंग गेस्ट रखती हैं ना? मेरा एक मित्र इस ब्रांच में आ रहा है। एक सड़क दुर्घटना में उसकी पत्नी और बेटा चल बसे। वह उस जगह अब नहीं रहना चाहता, इसलिए इस शाखा में भेजा जा रहा है। सर, मैं मेल पेइंग गेस्ट नहीं रखती। आदमी अच्छा है, पर मुझे असुविधा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नया पेइंग गेस्ट आत्माराम दया के विपरीत था। इतना चुप और एकांत प्रिय कि उसका होना दर्ज तक नहीं होता था। निधि सीढ़ियां चढ़कर उसे चाय, नाश्ता, खाना आदि दे आती और वह प्रतिक्रिया विहीन भाव से खा लेता। दया का जाना मोहल्ले के लड़कों को खल गया। दया क्या गई, रौनक चली गई। दया नहीं तो कोई नहीं। क्रोधवश लड़के अहाते में रखी आत्माराम की मोटर बाइक के पहियों की हवा निकाल देते। ऑटो वाले की पुकार सुनकर सुधा फैक्ट्री जाने के लिए निकली तो देखा आत्माराम उदास भाव से बाइक के पास खड़ा है। अनायास पूछ बैठी, आप गए नहीं? आज फिर पहियों में हवा नहीं है। मेरे साथ कोई शरारत कर रहा है। आज फिर लेट हो जाऊंगा। ऑटो में चलेंगे? सुधा को नहीं मालूम कैसे कह गई, जी आइए, देर हो रही है। दोनों को एक साथ ऑटो में देखकर मोहल्ला जागरूक हो गया। दया के रंग ढंग सीख गई है। आज उसे ऑटो में ले गई है, कल उसके बाइक पर जाएगी। ऑटो का पैसा बचेगा। आत्माराम ने आखिर हवा निकालने वाले को पकड़ ही लिया। रंगदारी दिखाते हो? सॉरी अंकल। युवक, जिसका नाम विभोर था, ने क्षमा मांगी, पर आत्माराम की मजबूत पकड़ से अपनी बांह न छुड़ा सका। दृश्य देख खिड़की पर खड़ी विभोर की मां आ धमकी, लड़के का हाथ तोड़ोगे? आत्माराम ने पकड़ ढीली न की। हाथ क्या, सिर भी फोड़ सकता हूं। मुझे तंग करने का नतीजा बुरा होगा। देखो मिस्टर, यह शरीफों का मोहल्ला है। लड़के असामाजिक हो रहे हैं और कहती हैं शरीफों का मोहल्ला है। शोर सुनकर सुधा बाहर निकल आई। उसे देख आत्माराम ने विभोर की बांह छोड़ दी। पूछा, आपका बुखार कैसा है? बुखार में बाहर नहीं आना चाहिए।
सुधा बुखार के कारण 2 दिनों से फैक्ट्री नहीं जा रही थी। बोली, ठीक है। निधि ने शिकायत की, झूठ अंकल, मम्मी को तेज बुखार है, फिर भी आपके लिए खाना बना रही हैं। मेरे लिए नहीं, चलिए आप भीतर चलिए, आत्माराम ने आग्रह किया। सुधा विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी, लौट चली। पीछे पीछे निधि का हाथ पकड़े हुए आत्माराम दाखिल हुआ। आप आराम करें, मैं बाहर खा लूंगा। निधि के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, और आप भी। मैं निधि के लिए कुछ लेता आऊंगा, आप आराम करें। नहीं, सुधा संकोच में थी। क्या नहीं? पता नहीं कौन सा भेद पा लेने के लिए वहां आ पहुंची विभोर की मां ने सुधा को चौंका दिया। अरे भाई, बीमारी में मदद लेने में कोई बुराई नहीं है सुधा। हमें तो तुम अपनी परेशानी बताती नहीं, अकेले जूझती रहती हो। सुधा जानती है, जब से उसके पति नहीं रहे तब से मोहल्ले वालों को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का विशेषाधिकार मिल गया है। अनुमान लगाया जाता है कि वह कहाँ जाती है, कैसे रहती है, उसके घर कौन आता है। काम वाली बाई से पूछताछ की जाती है, मानो उसकी जिंदगी व्यक्तिगत न रहकर सार्वजनिक हो गई हो। जब से आत्माराम आया है, जासूसी तेज कर दी गई है। वही मंशा लेकर विभोर की मां आ डटी। सुधा कहने लगी, अकेले जूझने की मैंने आदत डाल ली है। मेरा मानना है कि समस्या मेरी है तो निदान भी मुझे ही ढूंढना चाहिए। हाँ, निदान तो ढूंढने पड़ते हैं। विभोर की मां ने आत्माराम पर इस तरह नजर डाली, मानो पूछना चाह रही हो कि कहीं सुधा के निदान आप तो नहीं। आत्माराम ने उस नजर को भांप लिया। महिला के जाने के बाद अनायास कह बैठा, सुधा जी, आपको नहीं लगता कि लोग आपके घर में अनावश्यक रुचि लेते हैं? दरअसल अकेली स्त्री को लोग चैन से नहीं जीने देते। सुधा का स्वर नम था, पता नहीं बुखार से या असहाय से। वह इसलिए कि अकेली औरत खुद को असहाय निरुपाय हो चुका मान लेती है। वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहती। अपनी रुचि, पसंद और इच्छा को व्यक्त करने में डरने लगती है कि लोग क्या कहेंगे। वह अपने में सिमटी हुई, दूसरों का मुंह जोहती हुई, ताने उलाहने सुनती हुई इस तरह जीती है मानो अपराध किया है, जबकि लोग इतने क्रूर हैं कि उसकी विवशता से आनंद उठाते हैं। सुधा को लगा कि उसके दहकते घावों पर लेप लगाया जा रहा है। बोली, दुनिया का चलन ही ऐसा है, गलत चलन है। ऐसे लोगों का एक ही उपचार है, इन्हें करारा जवाब दिया जाए। चुप रहना खुद को निर्दोष साबित करना नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि करना है कि हम कहीं ना कहीं दोषी हैं। आप ठीक कहते हैं। आत्माराम के जाने के बाद सुधा उसके विषय में सोचती रही। सीधा सादा इंसान है, अकेलेपन की निराशा और जड़ता को अनुभव कर चुका है। शायद इसलिए इसके आ जाने से आश्वस्ति सी जान पड़ती है। दिनचर्या में नियमितता और गतिशीलता आ गई है। दोनों वक्त खाना बनने लगा है, वरना कभी पराठे बना लेती थी तो कभी पोहा तो कभी ब्रेड बटर। निधि की उससे अच्छी मित्रता हो गई है। निधि को गणित पढ़ा देता है, बहुत से बिंदुओं पर उसे सही सलाह देता है। निधि का स्कूल टूर 1 सप्ताह के लिए शिमला जा रहा था। सुधा उसे जाने नहीं दे रही थी। निधि ने आत्माराम को आगे कर दिया। सुधा जी, बच्ची का उत्साह कम न कीजिए, बहुत से बच्चे जा रहे हैं। रात 11 बजे की ट्रेन है, वापसी की ट्रेन भोर में 4 बजे आएगी। रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। मैं इसे इतनी रात को स्टेशन छोड़ने और सुबह लेने नहीं जा सकती। एक यही अड़चन है तो मैं साथ चल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि निधि अपनी जिम्मेदारी ले सकती है। मैं डरती हूँ। यह निधि का पहला अवसर है। आपका डरना स्वाभाविक है, पर बच्चे इसी तरह अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखते हैं। फिर साथ में तमाम बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे। आत्माराम और सुधा निधि को स्टेशन छोड़ने गए। सुधा निधि को समझाती रही, उसे कितनी बहादुरी और समझदारी से रहना होगा। निधि खुश थी। ओके मम्मा, 17 को लौटूंगी।
तारीख 17। जब आत्माराम और सुधा निधि को लेकर लौट रहे थे तब सूर्योदय हो रहा था। मोहल्ले के लोग टहलने या बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने निकले थे। इन तीनों को ऑटो से उतरते देख शर्मा जी उत्साहित हुए। आत्माराम जी, सुबह सुबह कहाँ से? शिमला से। आत्माराम मानो जानना चाहता था कि लोगों की कल्पना कितनी ऊंची उड़ान भरती है। घर पहुंचते ही निधि सामान फैलाकर बैठ गई। अंकल, आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, ऊनी मोजे। मैंने अपनी क्लास टीचर से चूज करवाया है। टीचर पूछने लगी कि अपने पापा के लिए ले रही हो? मैंने कहा नहीं, अपने अंकल के लिए। मेरे पापा नहीं हैं। पता नहीं क्यों सब लोग ऐसा बोलते हैं। निक्की कह रही थी तुम्हारे पापा क्यूट हैं। अंकल, आपको स्टेशन पर उसने पापा समझ लिया था। और अंकल, वह जो रवि है ना, वही जो सामने रहता है और जिससे मेरी लड़ाई हो गई है, एकदम बुद्धू है। बोलता है उसकी मम्मी कहती है कि आप और मम्मी शादी करोगे। सुधा का चेहरा स्याह हो गया। निधि समझ गई कि कुछ गलत कह गई है। छी, रवि की मम्मी बहुत गंदी हैं। माँ, ये ऊनी ब्लाउज तुम्हारे लिए। कई लड़कियों ने अपनी माँ के लिए शॉल ली, पर मेरे पास अधिक पैसे नहीं थे। माँ, तुम मेरे साथ कंजूसी करती हो। सुधा चुप, आत्माराम चुप। सन्नाटे को भांप निधि बोली, अंकल, आपको मोजे पसंद नहीं आए? आत्माराम ने निधि के कपोल थपथपा दिए। मोजे खूबसूरत हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत प्यार से लाई हो। जाओ मुंह हाथ धो लो, फिर हम लोग चाय पियेंगे। निधि चली गई। सुधा सन्नाटे में बैठी रही। आत्माराम उलझन में था, फिर भी बोला, परेशान है? मैं फिर कहता हूँ, लोगों की बातों की परवाह करेंगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ग्लानि होती है। आप तो जानते हैं मैं मेल पेइंग गेस्ट नहीं रखती। वह तो सर ने जानता हूँ लोगों के भीतर फितूर भरा होता है और ऐसे लोगों का नैतिकता जैसे शब्द से वास्ता नहीं होता। आप ना घबराएं। नहीं घबराती, पर लोगों के पास क्या प्रमाण है? सुधा का निराशाजनक स्वर। प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप मुझे लेकर असुविधा या अड़चन पाती हैं तो चला जाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। एक भरोसा है, कोई संकट आया तो आप साथ होंगे। आप लोगों की बातों का मातम मनाना छोड़िए, खुश रहिए। आपको अपने तरीके से जीने का हक है। तथ्य क्या है ये मैं जानता हूं, आप जानती हैं। लोग जाने यह जरूरी नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक या असामाजिक संबंध हो ही यह जरूरी नहीं है। बिना किसी संबंध के भी सहृदयता रखी जा सकती है। ईमानदारी और नैतिकता के साथ एक दूसरे की मदद की जा सकती है। और यदि ऐसा होता है तो यह मनुष्य के साथ सबसे बेहतरीन संबंध है। चाय पीकर आत्माराम अपने कमरे में चला गया। सुधा यूं ही चिंतन की मुद्रा में बैठी रही, मानो लोगों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। तो ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।